हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। एक बार स्वागत है आपका इस चैनल पे दीपक क्लासेस। और बहुत टाइम से मेरे जो नीट के बच्चे जो मेरे से जुड़े थे वो सोच रहे होंगे कि हमारी वीडियो हमारे लिए नहीं आ रही है। तो बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं, नीट में हर साल एक पेपर होता है और एक पेपर होने में तो लगभग जितने भी पीवाईक्यू हैं वो मैंने सारे करवा दिए हैं। चाहे आप ईयर वाइज देखें, चाहे आप टॉपिक वाइज देखें, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको दोनों मिल जाएंगे। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक रैंक बूस्टर सीरीज डिजाइन कर रहा था, जिसको आप देखेंगे आपके जो स्कोर है नीट का वो ज़रूर बूस्टअप होगा। इस सीरीज में क्या है हमारा वो भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी बच्चों से कहूँगा जो जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टाइम कम है। एक पीडीएफ भी घूम रहा है आजकल जिसके अकॉर्डिंग ये दावा किया जा रहा है कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है। बच्चों, मैंने काफ़ी वो पीडीएफ ढूंढने की कोशिश करी, एनएमसी के वेबसाइट पे भी नहीं मिली और ऐसा कोई एनटीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी नहीं दिखा। तो मैंने इसलिए उस पर कोई वीडियो नहीं बनाई। और उस पीडीएफ में अगर मैंने देखा, जैसे कुछ टॉपिक नहीं है उसमें, एक दो फिजिक्स में ज़्यादा चेंज तो नहीं है। अब आप मुझे बताइए बच्चों, आपके बायोलॉजी में जैसे अर्थवॉर्म है, उसको पिछले 2 सालों से हटा दिया है लेकिन उससे क्वेश्चन अभी भी पूछा जाता है। तो ऐसे में आप अपने सिलेक्शन से या अपने फ्यूचर से कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं, आप मुझे ये सोच के बताइए। अगर एक चैप्टर में एक टॉपिक हटा भी दिया है, सपोज अगर आप उसको पढ़ भी लेते हैं तो उससे क्या बुरा होगा, पहली बात। और दूसरी बात बच्चों, अगर मैं आपको लॉजिकल बात बताऊं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स है वो इलेक्ट्रिक चार्ज हटा दिया उन्होंने, तो अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ोगे ही नहीं तो कूलम्ब्स लॉ कैसे पढ़ोगे। तो इसलिए ज़्यादा ऐसे खबरों में आप मत रहिए, अपने पे काम कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी तक आप आधे सिलेबस कर चुके होंगे। हाँ, जब लास्ट में रिवीजन करेंगे तब तक सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, तो आप क्या करें, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत रिड्यूस कर सकते हैं। तो अभी ऐसे आप तमाम शॉर्ट्स या यूट्यूब चैनलों पे मत जाइए जहाँ पर ये चीज़ें कही जा रही हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको ऑफिशियली सब कुछ मिलेगा और फिजिक्स में इतना ज़्यादा चेंज नहीं है। ये वही बात हो गई, आप एक ट्रिप पे गए और रोड ब्लॉक हो गई, तो बच्चों क्या होता है, फिर आप कोई अल्टरनेट ढूंढते हो। तो सेम यहाँ पर भी है, आप अपनी जर्नी पे जा रहे हैं तो बीच में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। कई बार पेपर पेपर आपका कहीं लीक हो जाता है, कई बार पेपर प्रिंट नहीं आता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये फिर गवर्नमेंट देखती है, एनटीए देखेगी। जैसे इस बार मणिपुर में पेपर नहीं हो पाया तो दोबारा उन्होंने पेपर करवाया। तो आपके हाथ में जो है वो करना है, आपको प्रिपरेशन करनी है अपनी, और टारगेट करना है फिजिक्स में 150 में से 150 आ जाए, सिमिलरली केमिस्ट्री और बायो में भी। तो मेरी रैंक बूस्टर सीरीज कैसी है इसके बारे में हम बात करते हैं, बाकी आप ज़्यादा समझदार हैं। तो बच्चों, इस सीरीज में हम क्या करेंगे, टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन में क्या है, हम टारगेट करेंगे अपने ये क्वेश्चन तो मैंने 50 लिखा है और इसमें इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक पहले करेंगे जहां से आप अपने मार्क्स श्योर कर सकते हैं। ये जो वीडियो होगी रैंक बूस्टर सीरीज का जो वीडियो है, हर मंगलवार को, मंडे को, सोमवार को 8 बजे मिलेगी आपको, जैसे कि हमारी सारी वीडियो आपको सुबह 8 बजे अपलोड मिलती है। ठीक है, इसमें है क्या, हम टॉपिक वाइज जो टॉपिक करवाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उससे रिलेटेड हम पीवाईक्यू भी इससे करवाएंगे। थ्योरी होगी, पीवाईक्यू भी होगी। सेकंड वन, इसमें हम 35 क्वेश्चन करेंगे डेली। 35 मीन्स 30 वीडियो इसमें आएंगी, तो 1050 क्वेश्चन तो हम ये प्रैक्टिस करेंगे। और हम एजर्सन और रीजन, ये जो 30x30 लिखा है बच्चों, ये एजर्सन और रीजन के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो 30x30 जो हम ये क्वेश्चन करेंगे, 900 एजर्सन और रीजन भी करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन का पैटर्न रहा। 20 क्वेश्चन मैं आपको एनसीईआरटी से बना के दूंगा, और फिर उसके बाद जो हमारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कैसे आते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिखाऊंगा, और एजर्सन रीजन के जो क्वेश्चन है ये मैं आपको अलग से दिखाऊंगा। ठीक है, तो कुल मिला के 35 to 40 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। लास्ट बात मैं आपसे ये कहता हूँ, अगर जो दिल से तैयारी कर रहा है एग्जाम की, यू आर इंचेस फ्रॉम द एंड, कीप योर मोमेंटम एंड फिनिश स्ट्रॉन्ग। बहुत करीब हैं आप, बस थोड़ा सा मोमेंटम बनाए रखें और ख़त्म करें इन चीज़ों के। और हमसे जुड़ने के लिए
बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और चैनल पे आते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो सबसे पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे चलेगा, लेकिन आप ये बताएं आपको किस टॉपिक पे दिक्कत है, कौन से क्वेश्चन में दिक्कत है, तो हम उस पर जल्दी काम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर। थोड़ा आज इंट्रोडक्शन था इसलिए मैंने अलग से इंट्रोडक्शन नहीं बनाया, आपके लिए सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम ज़्यादा थ्योरी डिस्कस क्वेश्चन से रिलेटेड ही करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। एक तरह से प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारा, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। पहला जो पहले 20 क्वेश्चन आएंगे ये मैंने एनसीईआरटी से ढूंढ के बनाए हैं, जो आपके नीट में भी आए हैं। 2022 में आपका ये क्वेश्चन आया था, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। आपने पढ़ा होगा प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इसकी क्या होती है। तो बच्चों सिंपल सी बात है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, एंगल एकमात्र ऐसी क्वांटिटी है आपकी जिसकी हमारी यूनिट होती है। ठीक है, क्वेश्चन के साथ हम थ्योरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी मैं डिटेल थ्योरी वाली वीडियो भी स्टार्ट करने वाला हूं, आई होप आप उसमें जुड़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो प्लेन एंगल जैसे बच्चों दो तरह के एंगल हैं। 2D में जो एंगल हमारा बनता है, जो कोई आर्क बनाता है एंगल, तो उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। और प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। और वहीं दूसरा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की आपकी जो यूनिट होगी बच्चों वो होती है स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन ये 3D में बना हुआ एंगल है। डायमेंशन की अगर आप बात करोगे तो इन दोनों की डायमेंशन नहीं होती है। अब देखो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, लेकिन आपका नीट में आया हुआ था। ठीक है, तो इसलिए इजी क्वेश्चन आ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन से, और श्योरली आ रहे हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन, ये आपकी एक टेबल है जो आप देख लीजिएगा एसआई यूनिट की। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि हमारी लेंथ, मास, टाइम, करंट, जो भी हमारी एसआई क्वांटिटी ने यूनिट को डिवाइड किया, तो उसमें हमारी एंगल जो है बच्चों ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। ये जो क्वांटिटी है 1 2 3 4 5 6 7 क्वांटिटी आपकी बेस क्वांटिटी है, और वहीं 2 सप्लीमेंट्री होती हैं जिसमें एंगल है। ठीक है, बाकी इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर बन गए तो आप कहेंगे ये कहाँ से आया। ये एनसीईआरटी से ही है, इसी टेबल से क्वेश्चन है। आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी वेवलेंथ ऑफ क्रिप्टॉन 86 आर देयर इन 1 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जलवा है, टेबल से ही क्वेश्चन है। तो बच्चों एनसीईआरटी पेज 17 में मिलेगा आपको ये, मैंने ये इन्फॉर्मेशन भी लिखी और एम्स में ऑलरेडी पूछ लिया जा चुका है। तो 1 मीटर में जो हमारी ये वेवलेंथ है वो इतनी होती है, ये आप कह सकते हैं एक जो क्रिप्टॉन के वाइब्रेशन है 1 मीटर में इतनी लेंथ ट्रेवल करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपने सॉल्यूशन तक जा सकते हैं, और इसी पूरी वीडियो का आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिलेगा, और आप सर्च भी कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यंग मॉड्यूलस ऑफ अ स्टील इज इतना, स्टील का दिया है तो कह रहे हैं कि इसको सीजीएस में एक्सप्रेस करो। तो देखो जब भी हम किसी क्वांटिटी को सीजीएस में एक्सप्रेस करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, N1U1 इक्वल टू N2U2। बस इससे आपको करना क्या है बच्चों, इसको अगर आप ऐसा ही मानते हैं और इसको आप सीजीएस मानते हैं, ठीक है, इसको ऐसा ही इसको सीजीएस मानते हैं, तो आपको N2 की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है यहाँ तक। तो हमेशा जब भी कन्वर्जन आएगा ये आप जरूर लगाइएगा, तो N1U1 ओवर क्या हो जाएगा, U2 हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए जो आपका N1 है वो तो आपको दिया है ये 1.6 इंटू 10 की पावर 11, और यूनिट दी है न्यूटन मीटर -2 पर मीटर स्क्वायर है, तो मीटर -2 हो जाएगा। अपॉन में U2 जो दिया है वो है डाइन, और इनटू सेंटीमीटर -2। आप सभी को पता होगा, चाहे तो आप इसको मीटर हीटर में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं न्यूटन को, लेकिन थोड़ा सा हमारे एग्जाम में टाइम कम है तो हमें टाइम बचाना है, तो डायरेक्ट न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर लो। 1 न्यूटन में होते हैं 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, तो N2 की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर 11 इंटू 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, इंटू
अब देखो ये मीटर है, नीचे सेंटीमीटर है, तो इसको अगर आप चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको करेंगे तो आ जाएगा 10 की पावर -4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो नीचे जो डाइन था, डाइन से डाइन कट गया, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 16 में से 4 घटाएंगे तो आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1.9 है, सॉरी 9 है। तो ये हमारा आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन से ये आ जाएगा, 1.9 इंटू 10 की पावर 12, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो एक्सप्रेस प्रेशर। ये सारे 20 क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं। अगर कोई एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनेगा तो ये मैंने ऑलरेडी अपने खुद से छांट के रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सी जो क्वांटिटी है वो प्रेशर को दिखाती है। तो देखो बच्चों, वैसे प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया, ये होता है। लेकिन फोर्स ओवर एरिया कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा बहुत हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा। अगर मैं इसको डिस्टेंस से इंटू कर देता हूँ और इसको भी डिस्टेंस से इंटू कर देता हूँ, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारा, वो वर्क होता है। और वहीं एरिया इंटू लेंथ या एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो एनर्जी ओवर वॉल्यूम भी हमारा किसको दिखा रहा है, प्रेशर को दिखा रहा है। आगे चलते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूनिट ऑफ टाइम। टाइम की यूनिट क्या नहीं है, देखो सेकंड है, ईयर भी है। देखो पारसेक और लाइट ईयर, ये दोनों बच्चों हमारी यूनिट हैं किस किस की, ये हमारी दोनों यूनिट हैं लेंथ की। तो हमारा बी और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास पर यूनिट, सॉरी एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक स्केल पे मास को मेजर करने की ये हमारी यूनिट है, ठीक है। तो ये होता है 1/12 पार्ट ऑफ 1 कार्बन, मास ऑफ 1 कार्बन एटम। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1.66 इंटू 10 की पावर -27, जिसे हमने राउंड ऑफ करके 67 कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये मुझे कहीं भी नहीं दिखता। अगर मैं आपको सच में बताऊं, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपको कहीं भी नहीं दिखेगा, कहीं भी नहीं दिखेगा इन द सेंस कि बहुत कम टेस्ट सीरीजों में ये क्वेश्चन दिखता है। और ये पेज 22 में मिलेगा आपको। क्वेश्चन ये है, वहाँ 2-3 टेबल बनी है आपकी। लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट और शॉर्टेस्ट लेंथ का रेशियो कितना होगा, ये आपसे कई बार पूछा जाता है। तो बच्चों इसकी वैल्यू होगी 10 की पावर 41। और वहीं टाइम का भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो टाइम का भी होता है 10 की पावर 41। जितने भी हमारे यूनिवर्स में लार्जेस्ट लेंथ है और शॉर्टेस्ट लेंथ है, उसका अगर आप रेशियो निकालेंगे तो 10 टू द पावर 41 निकलेगा। ये मेंशन क्या है, एनसीईआरटी में, ठीक है। अगर मास का होगा तो इसका आंसर बी होगा, ए होगा 10 की पावर 41 का स्क्वायर। आप चाहें तो एनसीईआरटी में जाइए, वहाँ जो लेंथ की और मास की और टाइम की टेबल है उसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का रेशियो करके देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक पारसेक, लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में रिलेशन बताओ। तो बच्चों इसका जो करेक्ट रिलेशन होगा हमारा, वो होगा सबसे बड़ी पारसेक यूनिट, फिर लाइट ईयर और फिर एस्ट्रोनॉमिकल। इसको अगर मैं आपको बताऊं, एक जो आपका यहाँ पर बता देते हैं, एक जो हमारा पारसेक है उसकी वैल्यू होती है 3.08 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर, ठीक है। क्योंकि लेंथ है, लेंथ मेजर करती है तो 10 की पावर 6 मीटर, ठीक। और वहीं एक लाइट ईयर का जो मीनिंग होती है आपकी, वो होती है 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 11 मीटर। और वहीं एक एस्ट्रोनॉमिकल की जो वैल्यू होती है, एक एस्ट्रोनॉमिकल की वैल्यू होती है 1.5 इंटू 10 की पावर 11। तो आप ऑर्डर से देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो होगा पारसेक, फिर लाइट ईयर, देन एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है। इसको बहुत लोग पल्ला से याद करते हैं, PLA से,
ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव सेम डायमेंशन। तो ये पूछा जा रहा है कि डायमेंशन सेम किसका नहीं होगा। तो बच्चों इसका होता है वर्क और टॉर्क का। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट की भी आप निकालोगे, दोनों की सेम आती है। टेंशन और सरफेस टेंशन की नहीं आएगी, क्यों? टेंशन है आपका फोर्स, सरफेस टेंशन है फोर्स पर यूनिट लेंथ। देखिए अगेन अगला क्वेश्चन आ गया द वैल्यू ऑफ फी, और इसको आपने सॉल्व करना है। अब देखिए अगेन ये आपका कन्वर्जन का क्वेश्चन आ गया, और कन्वर्जन में हम क्या करते हैं, मैंने अभी भी आपको बताया N1 और U1 क्या है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर kg माइनस 2, ये आपका U1 है। और वहीं पर आपको P दिया है N2 जिसको हमें निकालना है, और ये दिया है सेंटीमीटर क्यूब ग्राम माइनस 1 सेकेंड माइनस 2। देखो अब यहाँ पर इस न्यूटन को ब्रेक करना पड़ेगा, और आपको पता होगा MLT माइनस 2 ये फोर्स का फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं kg मीटर सेकेंड माइनस 2, और यही हमारा क्या है न्यूटन के बराबर। ठीक है, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे N1 को तो N1 ही रहने देते हैं, न्यूटन की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा kg, और मीटर की जगह मीटर क्यूब। ठीक है, kg, अच्छा ये kg में ना हमारा क्या क्या लिखा है इन्होंने -2 लिखा है, और हमारा kg वहाँ -2 है, प्लस का 1 है तो ये -1 हो जाएगा। मीटर 2 के हैं, वहाँ मीटर 1 है तो मीटर 3 हो जाएगा, और सेकेंड -2 हो जाएगा। तो p ये हमने N1 की वैल्यू ऐसी रहने दी, सेंटीमीटर क्यूब ग्राम -1 सेकेंड -2, सेकेंड से तो सेकेंड कट गया। अब p की जब वैल्यू आप निकालोगे तो N1 की वैल्यू रख लो इंटू 10 की पावर -11 इंटू, देखो अब यहाँ पर किलोग्राम लिखा है तो 1 kg में बच्चों होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1000 ग्राम होंगे तो ये g ऐसे हो गया, और नीचे अपॉन में जब हम इसको लेके आएंगे तो ये ग्राम -1 हो जाएगा। और सेम यहाँ पे देखो ये मीटर क्यूब है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर 6 हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब, और हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब लेफ्ट से नीचे ले आए। अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था N1 U1 इक्वल टू ये वाला, तो इजीली मैंने ये अच्छे से इस पे लगाया। अब देखिए इस G1 से G कट गया, इससे ये कट गया, तो इनको सॉल्व करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 10 की पावर -8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, तो कन्वर्जन में क्या होगा कि आपको N2 की वैल्यू निकालनी है कि न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरे सिस्टम में क्या होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये डायमेंशन की टेबल से है, वैसे भी ये आपके नीट में आया हुआ था। ठीक है, देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की तो डायमेंशन आप निकालोगे, जो g होता है बच्चों, इसका तो फॉर्मूला आप निकाल सकते हो ग्रेविटेशनल लॉ से। ठीक है, डायमेंशन जब भी आप निकालते हो तो आपको ग्रेविटेशनल या जिस भी फॉर्मूला का कैलकुलेट करना है उसका एक फॉर्मूला आना हो पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो मुझे फोर्स की निकालनी है तो आपको फोर्स का कोई भी एक फॉर्मूला आ जाए, उसमें आप डायमेंशन रखो, निकल के आ जाएगा। देखो ये तो हमारी जी की होती है। अब यहाँ पर लिखा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो डायमेंशन होती है बच्चों वो होती है आपकी Gm/r। ठीक है, और वहीं पर अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, वैसे इसमें दिया नहीं है, अच्छा दिया है, तो पोटेंशियल एनर्जी में 2 मास आ जाएंगे। ठीक है, m1 m2/r हो जाएगा। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी में बच्चों होता है फोर्स बाय मास, तो मतलब Gm/r², ये हो जाएगा। ठीक है, आप सबकी डायमेंशन रख देंगे तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए वाला आएगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। आगे देखिए, कह रहे हैं द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट पूछी है, जो बहुत इजी है अगर आपको ये पता है। नहीं पता है तो फिर आपको पता ही है कि चीज़ें बहुत टफ हो जाती हैं। देखो थर्मल कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है कि जो रेट ऑफ हीट फ्लो है बच्चों, वो हमारे किस किस पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर एक कांस्टेंट के आ जाएगा, वो हमारा डिपेंड करेगा एरिया पे, टेम्परेचर डिफरेंस पे, और हमारे लेंथ पे। तो जब आप सारी वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो इस k की वैल्यू आपको निकालनी है, तो k की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी k इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T अपॉन,
और ये हो जाएगा, देखो एरिया नीचे पहुंच जाएंगे, लेंथ ऊपर पहुंच जाएंगे और डेल्टा टी नीचे पहुंच जाएंगे। तो डेल्टा टी तो टेम्परेचर है और टेम्परेचर का होता है के माइनस, तो के माइनस इन्होंने सारे ऑप्शन में दिया है। अब देखो ये एनर्जी ओवर टाइम है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर, तो डेल्टा क्यू ओवर टी ये तो क्या हो जाएगा, वॉट हो जाएगी। तो इस दोनों में डब्ल्यू डब्ल्यू दिया है। अब देखो एक लेंथ से एरिया का एक लेंथ कट जाएगा तो यहाँ एक लेंथ बचेगा, लेंथ ऊपर आएगा तो मीटर इनवर्स। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपके अगेन एनसीईआरटी का है और कौन सा इक्वेशन इसमें एरर है ये पूछ रहा है, ठीक है, गलत एक इक्वेशन है। तो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी लग सकती है कई बार कि सेम डायमेंशनल क्वांटिटी को ही आप ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट को आप ऐड नहीं कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। पहली क्वेश्चन में देखो ये है इसका y हमारी हो गई लेंथ l हो गया और यहाँ पे लिख लेते हैं, और दूसरा एरिया जो हमारा एम्पलीट्यूड है ये भी लेंथ हो गया, l हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपसे कह रहे हैं कि इसमें गलत फॉर्मूला कौन सा है वो बताइए, ठीक है। तो पहले का L हो गया, दूसरे का भी L हो गया, और ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं वो आपके डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके डायमेंशन लेस होंगे तो आप मुझे बताइए साइन 2 पाई टी ओवर टी क्या होगा। साइन तो डायमेंशन लेस है तो बचा क्या, 2 पाई। तो जो 2 पाई है आपका वो भी डायमेंशन लेस हो जाएगा क्योंकि एक वैल्यू है और कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, और टी ओवर टी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो पहला वाला तो सही है। दूसरा वाला देखो, दूसरे में इधर तो एल हो जाएगी, इधर भी एल हो जाएगी, साइन आपका डायमेंशन लेस हो जाएगा, तो वेलोसिटी की एल टी माइनस 1 और उसके साथ एक टी भी है, ठीक है। इस टी से तो ये टी कट गया, एल स्क्वायर जो कि इक्वल नहीं आ रहा है, तो दूसरा वाला गलत है, दूसरा वाला गलत है। सेम तीसरा वाला देखोगे, अगर थर्ड वाले में देखोगे तो यहाँ पर भी ये गलत आएगा। फोर्थ वाला देखिए, देखो y की l हो जाएगी और इसी तरह दोनों तरफ डायमेंशन सेम होनी चाहिए और अंदर ये डायमेंशन लेस है, तो ये दोनों इक्वल आ रही हैं, तो हमारी डायमेंशन इनकी है। तो ऐसे इक्वेशन जो डायमेंशनली इनकरेक्ट हैं वो हमारे इनकरेक्ट इक्वेशन हुआ करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, और ये डायमेंशन की टेबल से आया है, कह रहे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन निकालो। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं अगर आपको किसी की भी डायमेंशन निकालनी है तो आपको पता होना चाहिए उसका कोई सिंपल सा फॉर्मूला, जैसे कि ग्रेविटेशनल लॉ में ये फॉर्मूला होता है। अगर आप कहते हैं सर और कोई सिंपल फॉर्मूला है तो बच्चों आप ये लगा सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला, ठीक है। तो यहाँ पर g की अगर आपको डायमेंशन लेनी है तो हो जाएगा GR² ओवर m, और g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो LT माइनस 2 और डिस्टेंस हो जाएगा L2 और ये हो जाएगा m। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा m माइनस 1 L3 T माइनस 2। तो ये हमारी डायमेंशन हो गई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो किसी भी कांस्टेंट की हो या किसी की भी डायमेंशन निकालनी है, बस उसका फॉर्मूला आना चाहिए और कुछ बेसिक डायमेंशन जैसे मास, लेंथ, टाइम, करंट ये आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं यूनिट ऑफ परमिटिविटी बताइए। अगेन मैं इसमें वही करूंगा, हमें एक फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, कूलम्स लॉ आप सभी ने पढ़ लिया होगा, अगर आप क्लास 11th में हैं तो आपको बता दूं बच्चों कि कूलम्स लॉ हमारा आगे आएगा। तो कूलम्स लॉ क्लास 12 में आएगा तो आपको वहाँ फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको परमिटिविटी की निकालनी है, तो इसको इधर भेज देते हैं। देखो 4 पाई हमारा डायमेंशन लेस हो गया, 4 पाई क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया, और ये दोनों चार्ज है तो चार्ज का स्क्वायर। तो चार्ज की यूनिट क्या हो गई हमारी, चार्ज की यूनिट हो गई कूलम, ठीक है। तो ये तो कूलम स्क्वायर हो गया। फोर्स की क्या हो गई न्यूटन, डिस्टेंस की क्या हो गई मीटर स्क्वायर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है और वही आंसर इसका हो जाएगा, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर 2, ठीक है। तो कूलम स्क्वायर पहला वाला तो नहीं होगा, इन दोनों में कूलम स्क्वायर न्यूटन 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 मीटर 2। अच्छा इसमें दोनों का स्क्वायर है, इसमें एक का है तो सी वाला हो जाएगा। और इसका ना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एक फॉर्मूला, अगर आप क्लास 12 या ड्रॉप आउट बच्चे हैं तो ये भी होता है स्पेरिकल कंडक्टर का, तो यहाँ से भी कभी कभी इसकी डायमेंशन पूछ ली जाती है। तो सी कैपेसिटेंस है और ये आ जाएगा अपॉन आर, और कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फेरेड और आर हो गया आपका लेंथ, तो इसकी एक यूनिट और हो गई फेरेड मीटर 1। तो कई बार इनकी यूनिट आपसे घुमा के भी पूछी जाती है। चलिए 17 क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो बच्चों देखो इसमें
ये नंबर 0 से छोटा है लेकिन डेसिमल है, तो डेसिमल के बाद वाले जो ये जीरो हैं, जो राइट साइड के जीरो हैं, ये सिग्निफिकेंट होते हैं लेकिन लेफ्ट के नहीं होते हैं। ये कुछ रूल हैं, जैसे कह रहा है कि ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। जैसे आपको पता होगा 1 2 3 4 तो ये सिग्निफिकेंट हैं, 4 हो गए। अगर इसमें 1 2 3 होता तो तब भी ये 3 हो गए, ठीक है। सेकंड कह रहा है ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो, जैसे दो नॉन डिजिट है, नॉन जीरो हैं ये हैं, तो ये 2 जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो इसमें कितने हो जाएंगे? 4, चाहे डेसिमल है या नहीं है। आगे कह रहा है इफ नंबर इज लेस देन 1 लेफ्ट साइड जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे मान लो बच्चों ये है 0.0001, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट एक ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है, देखो जैसे ना ये है, तो ये जीरो जो है बच्चों, इसमें भी जो टेलिंग जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा तब ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो इससे पहला वाला क्वेश्चन उन्होंने बहुत बढ़िया बनाया था। देखो इसमें लेफ्ट के भी जीरो रख दिए और राइट के भी रख दिए, तो इसमें लेफ्ट के तो होंगे ही नहीं चाहे डेसिमल हो नहीं हो, लेकिन राइट के डेसिमल में हो जाते हैं, तो 4 हो गए। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं तो आप कहते सर 2 होते। अगर ये होता कि इसमें कितने हैं तब कहते आप सर 2 होते। अगर इसमें होता 69.0 कितने हैं तो आप कहते 3 होंगे। तो ये हमारे रूल हैं, इनको आप ध्यान में रखना। आगे है सम। देखो सिग्निफिकेंट में सम करने का जो है आपको एडिशन करना आता ही होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 4.8 मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो ये है, इसको आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप इसको ऐड कर रहे हो तो बच्चों ऐड करके जो भी आएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट देखते हैं डेसिमल के बाद। तो जैसे इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो हमारा डेसिमल के बाद 1 आएगा मिनिमम नंबर। और इनटू में क्या करते हैं, पूरे नंबर में देखते हैं, और पूरे नंबर में अगर मिनिमम जिसमें होगा फिर वही सिग्निफिकेंट डिजिट पूरे आंसर में होगा। अब इसमें देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट हैं, तो ये क्या है, ये है एडिशन। तो इसमें आप पॉइंट के बाद देखेंगे, तो इसमें 2 है, पॉइंट के बाद इसमें 1 है, और इसमें कितने हैं, 3 है। तो आंसर में पॉइंट के बाद कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आप देखो इसमें पॉइंट के बाद कितने, 3 है, तो हम सॉल्व भी नहीं करेंगे। इसमें कितना है, 1 है, ये हो सकता है। इसमें कितने हैं, 3, 2 हैं, ये गलत। अब इन दोनों में बच्चों क्या है, इन दोनों में उन्होंने आपको कंफ्यूजन रखा है। तो आप ऐड करके जब देखेंगे ना और राउंड ऑफ करेंगे तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ये राउंड ऑफ भी करना था, इसमें अप्रोप्रिएट वैल्यू रखनी थी, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये आया, अब ये इनटू का भी दिया है। मैंने आपको क्या कहा, अगर एडिशन करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप जैसे बचपन में करते थे वैसे ही करिए। उसके बाद आप देखिए डेसिमल के बाद किसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है, वो आप डेसिमल के बाद अप्लाई कर दो। लेकिन इनटू और डिवाइड में जब आप नंबर को इनटू और डिवाइड कर रहे हैं तो आप पूरे नंबर में देखें कि मिनिमम किसमें है, और पूरे आंसर में वही होंगे। जैसे ये देखिए आप क्वेश्चन, इसमें मास और वॉल्यूम दिया है, कह रहे हैं डेंसिटी बताओ। तो डेंसिटी होता है मास ओवर वॉल्यूम। मास कितना है, मास आपका 4.237 और वॉल्यूम कितना है 2.5। अब आप मुझे बताइए ऊपर वाले में कितने सिग्निफिकेंट हैं, 4। इसमें पूरे नंबर में देखते हैं, चाहे इनटू है और डिवाइड है, इसमें कितने हैं, 2। तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट होंगे, 2। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आंसर ये हो गया। क्योंकि इसमें इतने सारे सिग्निफिकेंट हैं, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिनिमम क्या होंगे, 2 होंगे, और फाइनल आंसर में भी मिनिमम होंगे। पूरे नंबर में देखते हैं और प्लस माइनस में डेसिमल के बाद देखते हैं। चलिए समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, ये क्वेश्चन सी है सोनार। सोनार की फुल फॉर्म होती है बच्चों साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यूज करता है अल्ट्रासोनिक वेव। ये हम जब आपके समुद्र में कुछ गहराई, और जो ये समुद्र में हम ये यूज करते हैं डेप्थ नापने के लिए। अब टाइप 2 क्वेश्चन में चलते हैं, जो है हमारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखते हैं। पहला कह रहे हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल पार्सेक एंड लाइट ईयर आर यूनिट फॉर मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ठीक है। तो पहला वाला जो है ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहे हैं, ये अभी मैंने आपको बताया था कि पल्ला होता है, तो सेकंड वाला गलत है, ठीक है। सबसे पहले पार्सेक, फिर लाइट ईयर, फिर एस्ट्रोनॉमिकल। होता क्या है अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, जैसे कि ये सन है आपका, ये सन है, और सन से ये अर्थ है हमारी, मान लो सन से अर्थ की डिस्टेंस हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तब कहेंगे जब इसका
जो ऑब्जर्वर है यहाँ पर, इसके पास 1 सेकेंड का एंगल बन रहा है, तो अर्थ से इस ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं 1 पार्सेक। और अगर कब बोलेंगे 1 पार्सेक, जब ये 1 सेकेंड का एंगल बना रहा है ऑब्जर्वर पे और अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस, उस केस में 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहेंगे। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है ऑल क्वांटिटी मे बी रिप्रेजेंट डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी। बिल्कुल सही है बच्चों, सारी फिजिकल क्वांटिटी को हम डायमेंशनली बेस क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम। ए सही है। आगे कह रहे हैं और बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंट डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ रेस्ट ऑफ। बिल्कुल सही। देखो बेस हमारी 7 होती है, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर और लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको हम अदर के टर्म में नहीं कर सकते। द डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटी ऑलवेज 0। ये भी सही है। आगे कह रहे हैं द डायमेंशन ऑफ डिराइव क्वांटिटी इज नेवर 0 इन एनी बेस क्वांटिटी। ये बिल्कुल गलत है। हम तो इसको किस में रखेंगे, बेस में ही रखेंगे। तो ए बी सी तीनों सही है। तो इसमें आपकी थ्योरी चेक हो जाएगी और कुछ नहीं। अगला है और डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट। देखो डायमेंशनली अगर वो इनकरेक्ट हो गया तो करेक्ट नहीं हो सकती, और डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी इनकरेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट नहीं, क्या कह रहा है, और डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट। जो डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है बच्चों, वो कह रहा है मे बी करेक्ट, ये तो गलत है। और डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी इनकरेक्ट, ये सही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आपने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाला होगा तो उसमें 2 पाई नहीं आया था, उसमें क्या आया था, सिर्फ L/G आया था, ये इतना आया था। तो ये इनकरेक्ट है, लेकिन डायमेंशनली सही है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये 2 पाई बाद में हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल आया। तो डायमेंशनली अगर इनकरेक्ट हो गया तो कभी करेक्ट नहीं हो सकता। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कह रहे हैं इट डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ बॉडी। कह रहे हैं कि साइज ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है। बिल्कुल सही है भैया, पहला सही है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मीडियम, मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्स होता है। इट इज इट्स डायमेंशन फॉर्मूला, ये भी सही है, आपको अभी भी निकाल के दिया था। इट इज अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ये गलत है। ठीक है, तो PQR आपके सही है। ठीक है, ऑल ऑफ अबव मींस PQR, इसमें PQR सही है, PQR। अगला जो इसमें है वो हमारे अब इंपॉर्टेंट टाइप है, काफ़ी आपके नीट में पूछे जाते हैं। ठीक है, टाइप 4। टाइप 4 बच्चों मैंने टाइप वाइज बना रखा है, जिसमें नीट में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। सबसे पहले है डायमेंशन ऑफ सेम पेयर। देखो इतनी सारी क्वांटिटी हैं, हम सबकी डायमेंशन तो याद कर नहीं सकते हैं, तो सबको निकाल भी नहीं सकते। एग्जाम में जब आएगा तो कोई एक हम इजीली वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए कुछ हम अपनी तरफ से एफर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपके लिए किया है। जैसे देखो स्पीड और जो आपकी वेलोसिटी है उसकी डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। स्पीड हो गया और आपकी वेलोसिटी हो गया, इन दोनों की डायमेंशन सेम होती है। ऐसी बहुत सारे टर्म हैं, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसकी भी डायमेंशन सेम होती है। जैसे वर्क, एनर्जी, टॉर्क, इसकी भी डायमेंशन सेम होती है। तो ऐसी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि इसकी डायमेंशन इसके बराबर है, तो बताइए कौन से पेयर गलत हैं। ठीक है, और देखिए एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक कांस्टेंट, इन दोनों की डायमेंशन सेम होती है। मोमेंटम, इंपल्स, इन दोनों की सेम होती है। स्ट्रेस, प्रेशर, इलास्टिक मॉड्यूलस, इलास्टिक मॉड्यूलस मतलब यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और शेयर मॉड्यूलस। आगे देखें फोर्स, वेट और थ्रस्ट, इन तीनों की डायमेंशन सेम होती है। वेव नंबर, पावर ऑफ लेंस, रिडबर्ग, और रिडबर्ग आपसे पूछा था जेई नीट 2022 में। ठीक है, लेटेंट हीट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये इनकी सेम होती है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, स्पीड और एनर्जी, नहीं एनर्जी डेंसिटी इसमें नहीं होगा, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है। ठीक है, 1/रूट एप्सिलॉन नॉट ये हो गया, और स्पीड ये क्यों होता है बच्चों, देखो जो EM वेव है, EM वेव की जो हमारी फ्री स्पेस में तो स्पीड c होती है। ठीक है, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा, लेकिन मीडियम में इसकी स्पीड होती है ये। ठीक है, ये जो हमारी स्पीड होती है मीडियम में आपकी
1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये करके आपकी मीडियम में क्या हो जाएगी, ये हमारे म्यू नॉट ना होके म्यू आर एप्सिलॉन नॉट आर हो जाती है, ठीक है, जिससे हमारी स्पीड हो जाती है, अगर इसको आप ब्रेक करेंगे तो ये आ जाती है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ब्रेक करोगे अगर आप, और म्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से हम आपकी ये स्पीड निकालते हैं, तो आपको अभी इतना नहीं जानना है, ये आपने ईएम वेव में पढ़ा होगा ऑलरेडी कि इसकी स्पीड हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में भी रखते हैं c/n करके। तो जो c है हमारा, जो स्पीड है इन सब की, ये होती है। सेकंड, √LC L/R RC, इसका टाइम कांस्टेंट होता है, मतलब इन तीनों की डायमेंशन सेम होती है। एनर्जी डेंसिटी, और देखो ईएम वेव की दो एनर्जी डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है और ये मैग्नेटिक है, तो इनकी भी जो डायमेंशन होती है बच्चों वो सेम होती है, ठीक है। और एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या होता है, एनर्जी ओवर वॉल्यूम, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी mLT-2, वॉल्यूम क्या है L3, तो ये -1, ठीक है। तो इनकी डायमेंशन न निकालने के बजाय आप एनर्जी डेंसिटी की निकाल सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। आगे देखें, रेजिस्टेंस E/H, ये रूट दो बार नहीं होगा, एक ही बार होगा, ये जो हमारा है ये एक बार रूट होगा, इसको हटा देते हैं यहां से, ये हमारा बच्चों एक बार होगा सिर्फ, एक मिनट, इसको चलो लिख ही लेते हैं, यहां पर म्यू नॉट होगा, ई नॉट करके ऐसे होगा। इन सब की जो डायमेंशन है ये हमारी रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस क्या होती है ये आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे ये बताया है, देखो इससे क्वेश्चन देखो 2023 में आया है मणिपुर में, मैकेनिकल क्वांटिटी विच हैव डायमेंशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मास, ऐसी बताओ जिसकी डायमेंशन में, अब उन्होंने इस बार थोड़ा घुमा के पूछा, रेसिप्रोकल ऑफ मास मतलब ऐसा जिसके डायमेंशन में रेसिप्रोकल आ रहा है मास का। तो बच्चों अभी भी हमने कई बार बात कर ली थी, जो ग्रेविटी है उसकी डायमेंशन क्या होगी, ml-1 L3T-1, अभी भी हमने ग्रेविटी की डायमेंशन लिखी थी, T-2 होती है, ठीक है। देखो टॉर्क की होती है वही जो एनर्जी की होती है, तो टाउ की हो गई ml2T-2, तो ऐसा फॉर्मूला जिसके उसमें -1 आता है, टॉर्क नहीं है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ही है, इसका आंसर बी हो गया। आगे देखिए 22 में आया था, द क्वांटिटी विच हैव सेम डायमेंशन एज प्रेशर, तो प्रेशर की अभी भी हमने बताई थी, प्रेशर की जो डायमेंशन होगी वो यंग मॉडुलस के बराबर हो जाएगी, ये आप सभी को पता है। आगे देखेंगे, इससे टाइम बचेगा और कुछ नहीं, ठीक। सेम डायमेंशन किसकी होगी, देखो इम्पल्स की जो होती है वो हमारी मोमेंटम के बराबर होती है, एंगुलर मोमेंटम की टॉर्क के बराबर होती है, वर्क की टॉर्क के बराबर होगी, तो सी, इसका भी सी हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन आ गया कि बताइए ये किसकी, इसकी डायमेंशन क्या होगी, मैंने ऑप्शन नहीं रख के रखे, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, थोड़ा सा बायो वाले इसमें दिक्कत करते हैं, ये नेगेटिव पावर ऊपर आ जाती है बच्चों, जैसे आपका x की पावर -a है, इसका मतलब है x की पावर a, और रूट का मतलब होता है कि हाफ पावर। तो अभी भी हमने पता किया था इसकी डायमेंशन होगी स्पीड के बराबर या स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, तो LT-1। आगे देखिए टाइप 2, फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर। आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन होगा और आपसे कहेंगे कि बताइए, अगर हम देखो हमारी सारी डायमेंशन MLT के फॉर्म में होती है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि अगर फोर्स, एरिया और टाइम को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी एज्यूम कर लिया तो एनर्जी की बताओ। तो बच्चों कुछ भी नहीं करना है, एनर्जी की जो डायमेंशन है फोर्स, एरिया और टाइम के टर्म में बताना है, तो हम इसमें इनके पावर PQR रख देते हैं, ठीक है। तीनों को लिखो, PQR रिलेशन लगा दो, और आपको PQR एलिमिनेट करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो एनर्जी की डायमेंशन कितनी होती है, ml2T-2, सबकी डायमेंशन रख दो दोनों तरफ। फोर्स की कितनी होगी, ml-T-2, एरिया की कितनी हो जाएगी, एरिया की हो जाएगी आपकी L², ठीक है। और वहीं आप देखें टाइम की तो T ही रहेगी, TR। अब दोनों तरफ ml-T की पावर जो PQR है इनको कंपेयर करो, इस साइड m की पावर है 1, इस साइड m इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो m की पावर ये 1 है, तो 1 का p से इंटू करेंगे तो p की वैल्यू 1 आ गई, मतलब फोर्स तो
जो एनर्जी पे डिपेंड करेगा वो F1 करेगा। तो F1 इसमें भी है, इसमें भी है, सब में है। ठीक है, अब देखो एरिया चेक करते हैं, क्योंकि 3 में 1 है और इसमें -1 है। देखिए L की पावर इधर क्या है, 2 है, इस यहाँ पे क्या है, L की पावर 1 है, तो 1 इंटू P हो जाएगा, L की पावर 2Q हो गया। ठीक है, और P की अगर तुम 1 रखते हो, P की वैल्यू यहाँ से जैसे निकाली तो ये 1 हो जाएगा, और Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये P है और ये 2Q है। ठीक है, तो जैसे आप ये रखोगे तो ये आ जाएगा आपका L। गलत क्यों हो रहा, F की वैल्यू आपने रखी, M की वैल्यू P रखो, जब इस 1 to P करेंगे तो P आ जाएगा, और L यहाँ पे 2Q है। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा, ये 1 रखने पर आ जाएगा 2 1 प्लस 2Q, तो Q आ रहा है मेरा 1/2। 1/2 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो बच्चों कुछ गलत तो हो रहा है। 1 मिनट मैं क्वेश्चन ही चेक कर लूँ, क्या पता क्वेश्चन में थोड़ा चेंज हो। फोर्स एक्सेलरेशन, अच्छा, गलती हो गई, एरिया नहीं, वो एक्सेलरेशन है, तभी ये एक्सेलरेशन है भैया। एक्सेलरेशन होता है LT-2, सॉरी, ये एक्सेलरेशन दिया था, मैं एरिया समझ रहा था, तो इसको पढ़ लेना भैया। अगर आपको हाँ एरिया दिख गया तो गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा L यहाँ पर P है और यहाँ पर Q है, ये हो गया, तो Q है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो Q भी 1 आ गया, मीन्स हमारा एक्सेलरेशन भी 1 है। अब टाइम को कंपेयर करें तो टाइम की वैल्यू यहाँ पे -2 है, इस वाले में तो -2 है, यहाँ पे देखें टाइम -2P हो जाएगा। बस पावर कंपेयर करनी है, यहाँ पर -2Q हो जाएगा और यहाँ पे R हो जाएगा। तो 1 1 इसमें रखेंगे तो 1 1 रखेंगे 4, उधर जाएगा 2, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, T की पावर 2, FAT², ये ऑप्शन। तो आपको करना क्या है, आपको डिपेंडेंसी लेनी है दोनों की, और दोनों की डायमेंशन रख देनी है। एक बार डायमेंशन रख के PQR की वैल्यू निकाल के देख लीजिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है। जैसे इसमें कहा है कि प्लैंक कांस्टेंट C और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को अगर फंडामेंटल कांस्टेंट ले लें तो लेंथ मास टाइम की डायमेंशन बताओ। तो इसको तो आप ध्यान रखिए। देखो H की डायमेंशन बच्चों हमारी कई बार हम निकालते हैं, प्लैंक कांस्टेंट की जो डायमेंशन है या जो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन है वो सेम होती है, E=H से निकाल सकते हैं, ये वैल्यू आती है। ग्रेविटेशनल की तो हम 2 बार निकाल ही चुके हैं, ग्रेविटेशनल फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो अभी हमने पीछे लगाया। जैसे मास को प्रोपोर्शनल कर दीजिए HCG की पावर PQR, उसके बाद सॉल्व कर दो। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए मैं पर्टिकुलर आपको बता दूं, बहुत लंबा कैलकुलेशन जाएगा, तो आप इसको इजीली सॉल्व करेंगे इस मेथड से। कैसे, अब आपको अगर मास की डायमेंशन निकालनी है तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं HC का इंटू कर दूं और उसको G से डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगा, आप ध्यान से देखेंगे, एक M ऊपर है, नीचे -1 है, तो ये ऊपर जाएगा तो M² M की पावर हाफ हो जाएगा, या M² हो जाएगा, M²। ठीक है, M² हो जाएगा, तो ये M की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी HC/G। ये बात आप ध्यान रखें। अब और दूसरा मैं आपको बताऊं, अगर आप H/C को डिवाइड करते हैं, अगर आप H/C को डिवाइड करते हैं, H/C, तो H/C को डिवाइड करने पे हमें मिलेगा मास इंटू लेंथ। ध्यान से आप देखिए, डायमेंशन आपके सामने है, तो हमें लेंथ की निकालनी है, तो लेंथ की जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा H/MC। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, मास की वैल्यू ये वाली रख दो, कौन सी, SC/G वाली। तो जैसे आप यहाँ पे SC/G रखोगे तो जो लेंथ की निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, √HG, तो एक ये रहा, ऊपर पहुंच जाएगा, और अपॉन में नीचे C3। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। अब टाइम की निकालनी है, तो टाइम में ऑलरेडी क्या आ रहा है, LT-1 = C आ रहा है, तो T क्या हो जाएगा, L/C। तो जो भी L क्या है उसको C से अगर डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, HG, उसको अंदर भेजो तो C की पावर 5। ठीक है जी,
तो काफ़ी इजी था, ये डायमेंशन पूछी जाती है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, ये आपके 2016 में पूछा है कि लेंथ की डायमेंशन बताओ। तो अभी भी हमने लेंथ की क्या निकाली है, लेंथ की निकाली है HC/G। हमने लेंथ की क्या निकाली है, HC/, ये अच्छा मास की निकाली है, लेंथ की निकाली है हमने HG/CQ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा HG/CQ। और वही देखो, बहुत इजी है याद करना, याद रख लीजिए इसको, थोड़ा बहुत तो नीट वालों को याद भी रखना पड़ता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा HG/C5। बस मास में क्या आएगा, मास में आ जाएगा HC/G। ठीक है, और सबसे बढ़िया तो ये है, उसको याद मत करिए, एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और एक बार जैसे ही आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका ये इजीली बन जाएगा वहाँ पे एग्ज़ाम में। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इजीली आप उसको वहाँ निकाल सकते हैं। बस ये है कि कितनी चीज़ें याद करोगे सॉरी तो इसलिए एक दो बार प्रैक्टिस कर लिया करो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है इसी का नेक्स्ट पार्ट, जो आपके लिए होमवर्क है वो ये वाला है। देखो कितने क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, आप इजीली देख सकते हैं, हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, हमसे पूछा गया है कि फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लेंथ है, तो मतलब लेंथ जो है कह रहे हैं वो डिपेंड कर रही है एक तो सी पे, तो सी की पावर पी कर लो, कोई भी लिख लो, जी की पावर क्यू कर लो, और एक करती है इस पूरे पे डिपेंड, E²/4πε0 इसकी पावर आर कर लो। कह रहे हैं इन तीनों पे डिपेंड करती है, तो लेंथ की डायमेंशन बताओ। इसकी डायमेंशन रखो, इसकी रखो, इसकी रखो, और इस पूरे की रखो। 4π तो क्या है आपका कांस्टेंट है, हट जाएगा, ऊपर चार्ज है, नीचे ε0 है। दोनों को सॉल्व करके PQR निकाल के आंसर में जरूर बताएं, कमेंट का इंतजार रहेगा, PQR की वैल्यू क्या होगी। चलिए टाइप 3 क्वेश्चन में चलते हैं, और टाइप 3 है इंपॉर्टेंट फिजिकल कांस्टेंट। ऐसे कांस्टेंट जिनकी डायमेंशन है हमारे फिजिक्स में यूज किया जाता है, बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछा गया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी डायमेंशन निकालने के लिए क्या है बच्चों, फॉर्मूला न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपने पढ़ा होगा F=G1 Gm1m2/r²। तो जब यहाँ से आप G निकालेंगे तो मास अगर एक ही मान लो, डायमेंशन निकालनी है, तो यहाँ से यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की न्यूटन मीटर स्क्वायर और मास की kg-2। बात करें डायमेंशन की, फोर्स की mlt-2 रख दें, सबकी रख देंगे तो आपके आ जाएगा। याद करने को नहीं कह रहा हूँ, बस आप ध्यान रखें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, खुद एग्जाम में निकाल लेना। अगला है जैसे विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी की डायमेंशन सबसे बढ़िया तरीका है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ हमारा ये होता है, तो यहाँ से जो हमारा 6π/RB है, तो ये विस्कोसिटी है, तो ये आ जाएगा F6π/RV। तो फोर्स की हो जाएगी बच्चों न्यूटन, आर की होती है मीटर, और इसकी हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम जब भी इसकी डायमेंशन निकालेंगे इस पूरे की, तो आप इजीली निकाल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकेंड -1। ठीक है, क्योंकि r है हमारी रेडियस, v है हमारी वेलोसिटी। अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो इसकी डायमेंशन हमारी ये भी निकल सकती है kg मीटर -1 सेकेंड -1, अगर आप न्यूटन को खोल दें। बात रही डायमेंशन की, फोर्स की रख दो, r की रख दो, v की रख दो, और इसकी डायमेंशन निकल के आएगी ml-1 t-1। मेन बात क्या है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अगला है थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी की जब भी आपको डायमेंशन आएगी बच्चों, फॉर्मूला अगेन मैंने आपको वही बताया था, लेकिन आप इसको याद कर सकते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी होता है हीट इंटू डिस्टेंस, जिसको हम लेंथ कह रहे थे, हीट इंटू डिस्टेंस, और अपॉन में होता है एरिया इंटू टेम्परेचर इंटू टाइम। ये फॉर्मूला हमारा के का होता है। ठीक है, अब जैसे आपको डायमेंशन निकालनी है तो डायमेंशन इजीली निकाल सकते हैं। हीट की रख लीजिए ml/T-2 से, T तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की होती है केल्विन, तो हो जाएगी ml/T-3 K-1। आप डायमेंशन रखिए, यही निकल के आएगी। बात है यूनिट की, देखो अगर आप नॉर्मली इसकी यूनिट निकालते हैं तो एनर्जी या हीट की हो गई जूल। ठीक है, और लेंथ की यहाँ से एरिया है तो मीटर इनवर्स, टाइम की सेकेंड इनवर्स, के की केल्विन इनवर्स। अगर आप हीट ओवर टाइम को
क्या ले लेते हैं, पावर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगी वॉट, मीटर -1, सेकेंड -1, के -1। ठीक है, तो ऐसे आप रीअरेंज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशन। आगे मान के चलिए इसको हटा के हम कर देते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कई बार आपसे डायमेंशन पूछी जाती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। ठीक है, तो बहुत लोगों को पता नहीं है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और अगर कोई बच्चा यहाँ पर क्लास 11 का है तो वो सोचेगा कि इतनी चीज़ें हम कैसे पढ़ें। तो बच्चों, जब आप पूरा फिजिक्स पढ़ लेंगे तो वहाँ पर फिर ये सारे डायमेंशन फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर आराम से इजीली तैयार कर सकते हैं। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि आप एक बार इनको फॉर्मूले अपने दिमाग में बिठा लें। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो डायमेंशन होती है उसके लिए जो सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है वो होता है एनर्जी इक्वल टू हाफ KT। इसको याद करें। कई बार ऐसा होता है बच्चे पूरी 11-12 पढ़ चुके हैं, उनको फॉर्मूला अभी भी याद ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए डरो मत, बस काम करो, जो चीज़ें नहीं आती उसको क्लियर करो। तो K की वैल्यू है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो K होता है एनर्जी ओवर टेम्परेचर। ठीक है, तो एनर्जी की क्या हो जाएगी, एनर्जी की हो जाएगी mL2T-2, और टेम्परेचर की होती है केल्विन, तो केल्विन -1। जरूरी नहीं है जो डायमेंशन मैं बता रहा हूँ यही आए, कुछ भी आ सकते। जैसे पिछली बार आ गया था डैम्पिंग कांस्टेंट की डायमेंशन, तो आपको अगर थ्योरी आती है डैम्पिंग फोर्स की वैल्यू ये होती है, तो B यहाँ पर डैम्पिंग कांस्टेंट है। तो डैम्पिंग कांस्टेंट की डायमेंशन क्या हो गई, ये पिछली बार पूछा था, अगर आप देखेंगे अपने नीट के पेपर में, तो डैम्पिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला हो गया ये। तो फोर्स की यूनिट पूछी थी न्यूटन मीटर, और ये हो जाएगा वेलोसिटी हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, तो मीटर -1 सेकेंड, ये पूछा गया था पिछली बार। तो आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, डायमेंशन रटना मना है। आगे करें, प्लैंक कांस्टेंट वेल नोन है, एनर्जी इक्वल टू h न्यू, कई बार पढ़ा होगा आपने। तो h इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी ओवर न्यू, और न्यू होती है आपकी जो न्यू है आपका ये फ्रिक्वेंसी होती है, तो mL2T-2 और फ्रिक्वेंसी 1/T, तो T ऊपर आ जाएगा, तो इसकी mL2T-1 होती है। और इसकी डायमेंशन कई बार पूछा जाता है एंगुलर मोमेंटम के बराबर होती है, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। आगे है म्यू नॉट की, हम कई बार कर चुके हैं एप्सिलॉन नॉट की। कूलम्ब्स लॉ याद करिए और वहां से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस नीट 22 में पूछा था, तो सेल्फ इंडक्टेंस हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो या इंडक्टेंस हो, इन सब की जो डायमेंशन होती है बच्चों, फॉर्मूले आपके पास बहुत सारे हैं। 5B इक्वल टू LI से निकाल सकते हो, फैराडे लॉ से निकाल सकते हो, mL2T-2A-2, ये एम्पियर है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। जैसे पिछली बार 2022 में स्ट्रेस पूछ लिया था, तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फॉर्मूला आना चाहिए, आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, और इसकी यूनिट हेनरी होती है, SI यूनिट हेनरी होती है, और हेनरी निकलती किससे, इससे निकलती है। आप अगर मीटर को कन्वर्ट कर दो, या मैं आपको बता दूं ओम सेकेंड कभी लिखा हुआ आएगा कि ओम सेकेंड किसकी डायमेंशन है, तो वो हमारी सेल्फ इंडक्टेंस, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की है, क्योंकि ओम मतलब रेजिस्टेंस की डायमेंशन में अगर आप सेकेंड का इंटू कर दो तो आपका हेनरी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टाइप 4 प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वेल नोन है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है, जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन है न्यूटन साहब की इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये तभी वैलिड होगी बच्चों जब लेफ्ट साइड की डायमेंशन राइट साइड की डायमेंशन के बराबर होगी, या आप कह सकते हैं कि ईच पार्ट की डायमेंशन इक्वल होगी। आप देख भी सकते हैं, चेक कर सकते हैं, LT-1 LT-1 और एक्सीलरेशन क्या है LT-2 और टाइम है t, तो इसको सॉल्व करोगे LT-1। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि लेफ्ट और राइट साइड की डायमेंशन बराबर होगी। अगर एडिशन है तो क्या होगा, सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी को ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, अदरवाइज इक्वेशन गलत हो जाएगी, जो फिजिक्स में एक्सेप्टेबल नहीं है। इस पे बेस्ड भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए, अब देखो ये एक इक्वेशन दी है, आपकी वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 इक्वल टू a जो है, देखो AT की डायमेंशन इस पूरे के बराबर होगी, या आप कह सकते हैं LT-1 की डायमेंशन इस पूरे के बराबर होगी। ऐसा हमारी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है। तो इसको अगर आप सॉल्व करें, अगर इसको आप सॉल्व करें तो ए की डायमेंशन क्या आ जाएगी, अगर यहाँ पर आपसे क्या पूछा है A B और C की निकालो,
तो ए की डायमेंशन आपकी आ जाएगी, टी को इधर भेज दो तो एल टी माइनस टू आ जाएगी। ठीक है, अब एक बात और ध्यान से देखो, इतने पार्ट पे भी तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लग सकता है, टी प्लस सी, तो टी प्लस सी तभी ऐड कर सकते हैं जब इक्वेशन सही है। तो सी की डायमेंशन यहां से क्या निकल जाएगी, सी की जो डायमेंशन है वो निकल जाएगी टी। ठीक है, अच्छा जब सी की डायमेंशन टी होगी तो ये एल टी माइनस वन, और ये बी है तो नीचे वाले पार्ट की डायमेंशन क्या हो जाएगी, टी, टी को उधर भेजोगे तो बी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी वाला। तभी ऐड कर सकते हो जब डायमेंशन सही हो, अगर नहीं है तो नहीं कर सकते। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको एफ दिया है, तो इस एफ की जो डायमेंशन है, एफ की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, वो हमारे इस वाले टर्म के बराबर होगी, किसके, ए। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है बच्चों, ये डायमेंशन लेस होते हैं, तो इस पूरे की डायमेंशन किसके बराबर होगी, ए के। अब मैं आपसे कह रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म डायमेंशन लेस होते हैं, नो डायमेंशन, तो ये इसकी डायमेंशन कब नहीं होगी, जब बी और एक्स की डायमेंशन एक दूसरे के अपोजिट होगी, तो बी की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, लेंथ इनवर्स। सिमिलरली एफ की डायमेंशन वो होगी जो डायमेंशन सी की होगी, सी, क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, और अगर साइन डी टी डायमेंशन लेस है दैट मीन्स बी और टी को एक दूसरे की अपोजिट डायमेंशन लेके आना पड़ेगा। तो बी की डायमेंशन ये होगी, डी की निकल गई और सी की भी निकल गई, एम एल टी माइनस टू, और आपसे पूछा क्या है, ए डी बाई बी बताओ। तो जब ए डी बाई बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एम एल टी माइनस टू, और डी की है टी माइनस वन अपॉन बी की है एल माइनस वन। सॉल्व करिए तो आंसर आ जाएगा एम एल टू टी माइनस थ्री। तो ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में डायमेंशन दोनों साइड ईच टर्म की सेम होगी, अगर ऐसे ट्रिग्नोमेट्री लॉग एक्सपोनेंशियल घुसा देंगे तो वो डायमेंशन लेस होंगे। ठीक है, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, जैसे बी एक्स की निकालेंगे तो बी एक्स इक्वल टू नो डायमेंशन, तो बी इक्वल टू वन अपॉन एक्स कर लीजिए, मतलब उसका रेसिप्रोकल कर देना जो भी बचा है वहां पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा अगला पार्ट है हमारा, अब पता नहीं कितनी लंबी वीडियो गई, कोशिश की है बच्चों मैंने कम टाइम में ज़्यादा देना। वंडर बॉल इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जो रियल गैस नहीं फॉलो करती हैं, जिसको आइडियल गैस फॉलो नहीं करती हैं, थोड़ा बहुत डेविएट हो जाता है, तो वहाँ पे वंडर बॉल्स इक्वेशन होती है। तो देखो यहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगेगी, P प्लस ए ओवर बी स्क्वायर लिखा है, तो ये तभी ऐड की जा सकती हैं जो डायमेंशन P की होगी वो इस पूरे की होगी, तो A की डायमेंशन क्या हो जाएगी, पी वी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। सिमिलरली देखो v माइनस बी, ठीक है। अच्छा इसको ना पूरी इक्वेशन लिख देता हूँ एक बार ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये पूरी इक्वेशन होती है p माइनस बी इक्वल टू आर टी, या आर टी लिखिए, आर गैस कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारी डायमेंशन क्या आ जाएगी, जो डायमेंशन p की होगी वही इसकी होगी, तो ये निकल गया। वैसे ही जो डायमेंशन v की होगी वो b की होगी, क्योंकि अगर कोई इक्वेशन एक्सेप्टेबल है तो होमोजेनिटी फॉलो करेगी तो ईच टर्म की डायमेंशन सेम होगी अगर उनको ऐड किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो डायमेंशन v की होगी वही b की होगी, तो मतलब v की हो गई। तो यहाँ से इसकी तो डायमेंशन L3 आ जाएगी, इसकी डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। प्रेशर की होती है फोर्स ओवर एरिया, और फोर्स की होती है एम एल टी माइनस टू, एरिया की होती है L2। सॉल्व करो, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। अब इसमें किसका इंटू करना है, L3 का, तो L3 का इंटू करेंगे तो इसकी हो जाएगी आपकी m, तो m ही रहेगा। L3 मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसमें v स्क्वायर करेंगे तो L6 हो जाएगा, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी एम एल फाइव टी माइनस टू, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसकी डायमेंशन तो ये हो गई, इसकी वॉल्यूम हो गई। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बी स्क्वायर ओवर ए की डायमेंशन बताओ, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे, देखो बी की डायमेंशन अभी हमने निकाली थी v होती है, तो v स्क्वायर मतलब v स्क्वायर ये आ जाएगा, और a की क्या है पी वी स्क्वायर, तो v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया, तो क्या निकल के आया 1/p। और बच्चों मैं आपको बताऊं 1/p का जो नेचर है वो आपका कॉम्प्रेसिबिलिटी के जैसा है। कॉम्प्रेसिबिलिटी मीन्स आपने सॉलिड वाला चैप्टर पढ़ा होगा, सॉलिड वाले चैप्टर में क्या होता है, सॉलिड वाले चैप्टर में होता है
स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। जो हमारा इलास्टिक मॉड्यूलस होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। और स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस होता है, तो हमारा जो इलास्टिक मॉड्यूलस है वो स्ट्रेस के बराबर हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा जो बल्क मॉड्यूलस है वो भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा। तो बल्क मॉड्यूलस का जो रेसिप्रोकल होता है वो हमारा कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि बी स्क्वायर ओवर ए की डायमेंशन किसके बराबर होगी, तो भैया वो 1/p के बराबर होगी, 1/ बल्क मॉड्यूलस के बराबर होगी, 1/ या आप कह सकते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी के बराबर होगी। अगर डायरेक्ट ए ओवर बी कर दिया जाए तो ए की कितनी थी pv² और v की कितनी थी v, तो v से v कट गया, तो pv की डायमेंशन क्या आ जाएगी, वर्क के बराबर। और आप सभी को पता है जो वर्क की डायमेंशन होती है वही टॉर्क की भी होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपके वंडर बॉल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया कि ए ओवर बी की डायमेंशन एनर्जी के बराबर और इसकी 1/p की आपकी प्रेशर के बराबर। और 1/p की जो हमारी डायमेंशन है इसको हम कॉम्प्रेसिबिलिटी भी कहते हैं। अगर आप ड्रॉपर हैं तो अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, आज इतना ही था बच्चों। आज का जो हमारी रैंक बूस्टर सीरीज थी उसमें इतना ही है। आशा करता हूँ आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर सच में आपको कुछ मदद हुई होगी तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला वीडियो रैंक बूस्टर सीरीज़ का अगली मंडे को आएगा और ज़रूर ज्वाइन करें। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, विशिंग ऑल द बेस्ट और पॉजिटिव रहिए, काम करते रहिए। थैंक यू।